जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो शुरू कर देते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है? ये तिब्बत के पठार से होता है, मानसरोवर झील के समीप से होता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2900 है, जिसमें से 916 लगभग किसमें बहती है? भारत में। तो हमें याद रखना है। देखिए तिब्बत के पठार, अगर हम बात करें कि किस ग्लेशियर से निकलती है, किस हिमालय से निकलती है, तो किससे निकलती है? चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। अब ये चेम भी आ जाता है, कभी आ जाता है चेमा, तो चेमायुंगडुंग या चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। देखिए तिब्बत के पठार से बहुत नदियाँ निकलती है, जैसे 3 नदी तो अभी हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी नदी पढ़ ली है हमने? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और आगे अगर हम नदी इसमें देखें तो और भी देख सकते हैं, जैसे हुआंगो नदी कहाँ की है? चाइना की है हुआंगो, जिसे पीली नदी या चीन का शोक भी कहते हैं। हुआंगो, इरावदी नदी, सतलज तो हमने देख ली, मेकांग, जियांग, तो ये नदियाँ भी किसमें से निकलती है? इसी से निकलती है। यांगसी क्यांग एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। देखिए अगर हम पढ़ें एशिया महाद्वीप के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग है। तो ये सभी नदियाँ किसमें कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से ही निकलती है। देखिए अगर हम बात करें इसके नाम की तो हमें याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? शांगपो भी है। क्या नाम मिलता है? शांगपो। इंग्लिश में लिखते हैं तो इसे लिखते हैं TS, सांगपो, जिसका अर्थ होता है शोधक। क्या अर्थ होता है इसका? शोधक मतलब प्यूरीफायर। एक इसका नाम मिलता है यारलुंग जांगबो। ये भी किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। तो हमें तीनों याद रखने हैं। सांगपो जिसका अर्थ होता है प्यूरीफायर, शोधक, और यारलुंग जांगबो भी इसका ही नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। अब देखिए बहती कैसे, तो हमने देख लिया था, जैसे अगर इधर भारत कर दे हम तो ये होगा अपना मानसरोवर झील के समीप चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। तो ऐसे बहती हुई ये ऐसे भारत में प्रवेश करती है और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में पहुंच जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमें याद रखना है कहाँ से उद्गम हुआ इसका? तिब्बत के पठार से। कहाँ गिराती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में। ये तो याद होना चाहिए हमें, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, मतलब कहाँ से उद्गम हुआ और कहाँ पर समापन हुआ। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पहले थोड़ा हम यहाँ से चलते हैं। तो लगभग ये अपना कौन सा अपना ऐसा हिमालय है, तो यहाँ पर अपना कौन सी पर्वत चोटी? नामचा बरवा। जो हमने हिमालय पढ़ा था तब देखा था, कौन सी यहाँ पर? नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम यूँ देखें तो सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। 7756, कहीं 55 भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। 7756 मीटर, अब किलोमीटर मत कर देना, 7756 मीटर ऊंचाई है नामचा बरवा की। अब यहाँ से ये टर्न लेती है, मतलब ये ऐसे मुड़ती है और भारत में प्रवेश करती है। तो किस राज्य में प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब इधर से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर इधर असम होते हुए इधर फिर पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब इसकी अगर सहायक नदी की बात करें, देखिए इधर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदी मिल जाती है इसमें? दिबांग, ये हमें याद रख लेना, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? ये इसी की सहायक नदी। इधर से नहीं मिले, मतलब दक्षिण से, मतलब अगर तट देखें इधर, अब यहाँ तक अगर देखें तो इधर ये बायां तट हो जाएगा, इधर देखेंगे तो ये उत्तरी हो जाएगा, और नीचे देखें तो हम ये दक्षिणी हो जाएगा। इधर से अगर हम देखें तो फिर यहाँ से देख लेंगे हम दिहांग, कौन सी नदी? दिहांग, सुबनसिरी,
सुबनसिरी, बहुत नदियाँ मिलती है, सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस। तो ये कुछ हमें याद रख लेते हैं, जिया भरेली, मानस। इधर से देखिए तो हम संकोश, संकोश नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भूटान से होता है। आगे इसमें आती है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम की चोलामू झील से होता है। और सब भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है। तो चोलामू झील से इसका उद्गम होता है। सिक्किम कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में जाके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, तो इसका नाम क्या होता है? दिहांग। क्या नाम होता है इसका? नाम दिहांग। तो दिहांग नदी के नाम से कौन सी नदी फेमस है या किस नदी को जाना जाता है? तो कौन सी नदी आ जाएगी? वो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी। जब ये असम में प्रवेश करती है, तो इधर असम से जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम क्या होता है? असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र ही होता है। क्या होता है असम में इसका नाम? ब्रह्मपुत्र ही होता है। अब इसके बाद ये संकोश नदी इसमें मिल जाती है। अगर हम सीमा रेखा की बात करें तो इधर है अपना पश्चिम बंगाल और असम की सीमा भी बनाती है। कौन सी नदी? संकोश। ये तिस्ता नदी देखिए, इधर अगर हम थोड़ा सा बाय मैप देखें तो ये हो जाएगा अपना ये मेघालय और ये वाला असम। तो यहाँ से ये नदी किस में प्रवेश कर जाती है? मतलब ये इसके नीचे ये मेघालय और यहाँ से ये असम से होते हुए प्रवेश कर जाती है किसमें? बांग्लादेश में। तो ये इतना हमें याद रख लेना है। अब देखिए अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये तो समझ में आ गया कि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र। ये बहती कैसे है? तो देखिए ये जब बहती है तो डीएनए के आकार में बहती है। अब डीएनए कैसा होता है? कैसा ही होता है? डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ये ऐसा ही होता है। तो ये भी नदी ऐसे ही बहती है, डीएनए के आकार में बहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी जब ऐसे यूँ बहती है, ये यूँ, तो मतलब अपने मार्ग में छोटे छोटे द्वीप बना लेती है। क्या बनाती है? छोटे छोटे द्वीप बना लेती है। तो ऐसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये नदी ऐसे आती है, जैसे ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये मिल गई, फिर यहाँ से बदल लिया, फिर यहाँ से ये बदल लिया, मतलब छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। तो एक द्वीप का नाम याद रखना हमें, कौन सा द्वीप है वो? माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप। देखिए नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का माजुली द्वीप। और ये कहाँ पर है? असम में है। तो ये हमें याद रखना है। कहाँ पर स्थित है ये? असम राज्य में स्थित है माजुली द्वीप। इन बाकी द्वीप को छोड़ देना, पर हमें याद रखना बस माजुली द्वीप। तो इतना हमें याद रखना है। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे बहती है, और ये बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? बहती है जमुना नाम से। तो इसका नाम जमुना कैसे पड़ता है वो देख लेते हैं। जब ये तिस्ता नदी कहाँ मिलती है? इसमें मिल जाती है, ये अब इधर वाला हिस्सा कौन सा होगा अपना? ये बांग्लादेश वाला। तो जब तिस्ता नदी बांग्लादेश में मिलती है तो अब इसका नाम क्या बन जाता है? जमुना। अब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या बदल गया? जमुना। अब इधर से अपनी एक नदी आती है मेघना नदी। कौन सी नदी आती है? मेघना नदी। तो मेघना नदी जब इसमें मिल जाती है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आए। देखिए अब इधर से देख लेते हैं, ये वाली अपनी लाइन इधर वाली ये थी, ये से। तो इधर इसमें मिल गई कौन सी नदी? तिस्ता नदी मिल गई, तिस्ता नदी। अब तिस्ता नदी जब इसमें मिल जाती है तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। अब ये किस नाम से बहती है? जमुना नाम से बहती है। इधर से अपनी गंगा नदी आ रही है और गंगा नदी इसमें मिल जाती है, तब गंगा नदी किस नाम से बहती है? इसमें पद्मा के नाम से। तो हमें याद रखना है कहाँ मिल जाती है? चार खड़ी स्थान पर। कहाँ पर? चार खड़ी स्थान पर मिल जाती है बांग्लादेश में। अब इसके बाद इधर से आती है अपनी मेघना नदी, ये उधर से इधर आती है मेघना नदी, मेघना नदी। इसकी सहायक नदी है एक बराक नदी, याद रखना हमें बराक। देखिए बराक नदी और बराकर नदी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम बात करें बराकर नदी, तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। किसे? दामोदर नदी को।
देखिए अगर हम बात करें इस नदी की उत्पत्ति की तो ये मणिपुर हिल या मतलब मणिपुर की पहाड़ी की जानपो पहाड़ी से होता है। कहाँ से? जानपो पहाड़ी से। अब देखिए जानपो पहाड़ी से कन्फ्यूज नहीं होना। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम ये होता है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से? जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से। और ये कौन सी है? जानपो पहाड़ी से है। तो याद रखना चंबल का उद्गम जानपो पहाड़ी से होता है। और इसमें एमपी की नदी एक और फेमस नदी कौन सी हमारी? बेतवा नदी है। ये भी हमें याद रखना है। चलो आगे चलते हैं हम। तो जानपो पहाड़ी से होता है किसका? मेघना। देखिए अगर हम बात करें बराक नदी को ही किसमें? बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है। क्या? सुरमा और मेघना के नाम से जाना जाता है। सुरमा और मेघना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बराक नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित कर दिया गया। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित कर दिया गया है। ये भी हमें याद रखना है। किस में याद रखना है? इसी में याद रखना है। अब देखिए आगे आती है ये मेघना नदी इधर से। अब जब इसमें पद्मा नदी मिल जाती है तब ये किस नाम से बहती है? अभी तो थी यहाँ तक जमुना, फिर बहती है पद्मा के नाम से। किस नाम से बहती है ये? पद्मा के नाम से बहती है। अब पद्मा के बाद जब इसमें मेघना मिल जाती है तब ये किस नाम से बहती है? तो तब ये मेघना के नाम से बहती है। अब देखिए इधर तो था मेघना, मतलब मेघना नदी बह रही है। और इधर अगर देखें हम तो भारत में कौन सी नदी है? गंगा की एक शाखा हुगली नदी, हमने कल देखा था। कौन सी नदी है इधर? हुगली नदी, जिस पर कलकत्ता बंदरगाह और कलकत्ता शहर दोनों स्थित है। तो कलकत्ता शहर भी इसमें स्थित है। अब देखिए इन नदियों का जल क्षेत्र और इसका जल क्षेत्र क्या बनाता है? डेल्टा का निर्माण करता है। क्या बनाता है? डेल्टा का निर्माण। देखिए अगर हम बात करें डेल्टा को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब नदी अपने जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है तो अपने साथ भारी मात्रा में जल लाती है, तो गंगड़ पत्थर भी लाती है वो तो, ठीक। अब देखिए यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये टापू जो क्षेत्र बन गए, टापू बन गए मतलब स्थल भाग है। अब देखिए नदी सपोज ये नदी इधर से, तो इसकी शाखा इधर हो गई, ये नदी इसकी शाखा इधर हो गई, ये शाखा इधर हो गई, मतलब इसके भीतर क्या हुआ? पानी पानी भरा और बीच में टापू जैसे स्थित है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जल क्षेत्र में बीच में जो ऊपर वाला स्थल वाला भाग उठा हुआ है, तो ये जो टापू बन गए, ये क्या हो गए हमारे लिए? ये हमारे लिए द्वीप हो गए। तो इसी को बोला जाता है डेल्टा। अब डेल्टा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम देखिए जब डेल्टा के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब आकृति के आधार पर डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, तब एक बात की बात है। पर देखिए त्रिभुज आकार को हम साइंस में डेल्टा बोलते हैं। इस त्रिभुज आकार को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोला जाता है। तो लगभग ऐसी आकृति होती है इनकी। क्यों होती है? देखिए सपोज कि ये गोल था, क्या मान लिया हमने? गोल मान लिया। अब देखिए जब इधर से नदी आती है, सपोज की नदी इधर से आती है, तो इसको इधर से काट देगी, कुछ हिस्सा काट देगी। जब इधर से इसकी सहायक नदी आती तो इसको इधर से काट देगी। जब इधर से कोई सा जल क्षेत्र आ रहा है तो अब ऐसा थोड़ी कि ऐसे निशान बना के आएगी, चलो एक इधर से कोई सा ऐसी नदी आती है तो ऐसे इनको काट देती है। तो लगभग इनकी आकृति कैसी बना देती है? इस स्थल भाग की आकृति कट पीट कर इस जो गोलाकार था, मतलब कैसा भी स्थल भाग हो सकता है, तो कैसा बचता है? केवल लगभग ऐसा बचता है। तो ये कैसा बन गया? डेल्टा। केवल हमें ये याद रखना है कि स्थल भाग है वो क्या है? डेल्टा है। तो नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अपना सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? अपना सुंदरवन डेल्टा है। ये हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इसके, देखिए इसका नाम सुंदर कैसे रखा है? तो फेयर एंड लवली का कमाल नहीं है। अब यहाँ पर वृक्ष का नाम है सुंदरी वृक्ष। यहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 9630 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है। किसका? सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल है। अब देखिए इधर कौन सा है? बांग्लादेश, और इधर कौन सा है? अपना भारत। क्योंकि देखिए अगर हम, चलो बांग्लादेश को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, तो लगभग ये कैसा देश है? अपना बांग्लादेश है। तो इधर वाला हिस्सा कौन सा होगा? अपना पश्चिम बंगाल वाला। इधर बी वाला अपना है मेघालय असम वाला हिस्सा हो गया। तो अब सुंदरवन डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा हो गया अपना। तो अगर हम बात करें
तो दोनों में पड़ता है, मतलब बांग्लादेश में भी पड़ता है और भारत में भी पड़ता है। तो इसका 9630 का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा किस में आता है, तो ये बांग्लादेश में आता है। इसका 1/3 हिस्सा किस में आता है, तो इंडिया में आता है। अब इसका 2/3 क्या हो जाएगा, 3 का भाग लगा दो, 2 का गुणा कर दो भैया। तो इसको हम भाग दे देंगे 3 से, 3 का भाग लगा दो इसमें, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 कम, 3 3 0 0, 3201 किस में है, ये इंडिया में। इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6, 6420 किस में है, ये बांग्लादेश में स्थित है। तो इसका ये हमें याद रखना है। टोटल क्षेत्रफल 9630, लगभग 6420 बांग्लादेश में, 3210 इंडिया में है। अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा को, जो अपने वाला एरिया है, इसे 1984 में क्या कर दिया हमने, नेशनल पार्क घोषित कर दिया। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, किसे, सुंदरवन डेल्टा को घोषित कर दिया है। देखिए ये बाघ रिजर्व कब था, 1973 में, क्योंकि बाघ रिजर्व परियोजना कब आई थी, 1973 में। तो 1973-74 में इसे बाघ रिजर्व घोषित कर दिया था। अब 1984 में क्या बना दिया, इसे नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो ये तो हो गया अपना सुंदरवन डेल्टा, और ये पूरा नदी तंत्र हो गया अपना ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।